नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग गणित की तैयारी के अंतर्गत मॉडल पेपर नंबर 19 लेकर आए हैं। इससे पहले 18 मॉडल पेपर गणित के अपलोड किए जा चुके हैं। दोस्तों, आज के गणित के पेपर में 10 प्रश्न होंगे और 10 प्रश्न आपके गणित का स्तर जांचेंगे। दोस्तों, ये जो प्रश्न हैं ये मध्यम स्तर के पेपर हैं, ना बहुत सरल ना बहुत कठिन। तो इसलिए इन प्रश्नों को करके आप अपना स्तर जांच सकते हैं और इन्हीं प्रश्नों के आधार पर लास्ट में मैंने आपके लिए रिजल्ट रखा है कि अगर आपके लिए आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं उसके आधार पर आपकी तैयारी कैसी है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और इन प्रश्नों में से आपके कितने सही हुए नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और लास्ट में एक विशेष प्रश्न है, उसका उत्तर भी आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाएं ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर ये पहला प्रश्न है आपके सामने, a की पावर 8 डिवाइड बाय a की पावर -2। इसका मान क्या होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है, a की पावर 6, a की पावर 10, a की पावर 4, a की पावर 16। तो दोस्तों, इसका क्या सही उत्तर होगा? इसको हम सॉल्व करके अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है a की पावर 8 और यहाँ पर है a की पावर -2, यानी बेस वैल्यू सेम है, पावर अलग अलग है और बीच में लगा है डिवाइड का साइन। जब बीच में डिवाइड का साइन लगा होता है और बेस वैल्यू सेम होती है, जो पावर होती है वो घट जाती है। तो यहाँ पर हम पावर को घटा देंगे, 8 -2। तो ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 8 + 2 = 10। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा a की पावर 10। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, a³ - b³ का मान क्या होगा? अपॉन में a - b भी है, ठीक है। इसका मान आपको बताना है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, आप यहाँ से ऑप्शन दे के बता सकते हैं कौन सा उत्तर सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें a³ - b³ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a² + b² + ab, ठीक है। और अपॉन में क्या दे रखा है प्रश्न में? a - b। तो आप देख सकते हैं a - b कट जाएगा, बचेगा a² + b² + ab। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा a² + b² + ab, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, 35% को भिन्न में बदलना है। तो अगर किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? उसमें 1/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या कह सकते हैं कि हम 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। 35/100 हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, भिन्न में बदल जाएगा। 5 × 7 = 35 और 100 को जब 5 से काटेंगे तो आएगा 20। अब ये कटने लायक नहीं बचा, 7/20 इसका सही उत्तर होगा। तो 35% को अगर हम भिन्न में बदलेंगे तो आएगा 7/20। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 4। ए का समुच्चय दे रखा है ABCDE, बी का समुच्चय के सदस्य हैं AEIOU। तो यहाँ पर A इंटरसेक्शन B बताना है। A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि इनके सदस्य देख लीजिए और इनके सदस्य देख लीजिए, जो कॉमन हो वो होता है A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A में कॉमन है A और E, और B में भी AE कॉमन, ये दोनों कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो A इंटरसेक्शन B का जो उत्तर आएगा A और E, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ध्यान से देखते रहिए और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 5, 6, x और 48 समानुपात में हैं, तो x का मान बताइए। यानी आपको इस तरह कुछ दे रखा है, 5:6 समानुपात x अनुपात 48। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू निकाली जा सकती है। इसका आपको सूत्र मालूम होगा कि मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो हम मध्य पदों का गुणनफल करते हैं, 6 × x बराबर बाह्य पद है 5 और 48, तो इनका गुणा कर देंगे, 5 और 48 का गुणा कर दिया। अब ये जो 6 है ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ये 48 से कटेगा, 6 × 8 = 48, तो ये 5 और ये 8, तो 5 × 8 = 40। इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा 40। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी क्वेश्चन
के आंसर आपके सही हो रहे हैं ईमानदारी से लास्ट में नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, परिधि या फिर व्यास? तो आप समझ सकते हैं वृत्त के चाप और उसकी जीवा, तो ये आपकी जीवा है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी वृत्त में जब जीवा खींची जाती है तो वहाँ पर दो चाप बनते हैं, दो चाप बनते हैं। जैसे आपने ये एक जीवा खींची तो एक चाप आपका ये बनेगा और दूसरा चाप बनेगा ये, ठीक है। एक बनेगा लघु चाप, एक बनेगा दीर्घ चाप। तो यहाँ पर पूछा गया है वृत्त के चाप और उसकी जीवा द्वारा घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है वृत्तखंड। तो यहाँ पर वृत्तखंड दो तरीके के, दो वृत्तखंड है, एक ये लघु वृत्तखंड, ठीक है, और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। तो अगर एक जीवा खींची जाती है तो दो वृत्तखंड बनते हैं, ये याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है log 18 1 का मान बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 18, 1, 0 या फिर 19। तो आपको मैंने कई बार बताया है जब भी log 1 की वैल्यू आती है, नीचे बेस में कुछ भी दे रखा हो, ऐसी कंडीशन में आंसर सदैव 0 होता है, ठीक है। log 1 की वैल्यू सदैव 0 आती है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 0। अगला प्रश्न देखते हैं, एक घनाभ में कोरों की संख्या आपको बतानी है। इसको भी मैंने कई बार बता चुके हैं, यहाँ पर भी आपको ट्रिक के माध्यम से बता सकते हैं कि कोर की संख्या कितनी होगी। घन या घनाभ दोनों में कोरों की संख्या बराबर होती है। जैसे आप लिखते हैं ना को रो, ठीक है, ये लिखते हैं ना, तो आप इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए, देखिए कितने आ गए, कितना लिखा हुआ है ये 12। कोरों की संख्या कितनी होगी 12, ये आप समझ लीजिए। तो ये घन या घनाभ में कोर की संख्या होगी 12, शीर्ष होंगे 8 और फलक होंगे 6। सब कुछ याद रखिए, ठीक है। घनाभ में कोरों की संख्या 12 और शीर्ष की संख्या 8 और फलक होंगे 6। आगे देखते हैं, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान बताइए। ये हमने यहाँ पर डायग्राम बना दिया, लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो डायग्राम नहीं मिलेगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने अर्धवृत्त, ये पूरा वृत्त है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये लाइन खींची गई यानी व्यास खींचा गया, तो ये इधर का एरिया अलग हो गया और इधर का एरिया अलग हो गया। मतलब इस व्यास ने इस वृत्त को दो बराबर हिस्से में बांट दिया, मतलब आधा आधा बांट दिया, तो ये अर्धवृत्त हो गया। और ये जो कोण स्थित है ये अर्धवृत्त पर स्थित है, और ये अर्धवृत्त पर स्थित कोण कितना होता है ये आप बताइए। तो ये जो होता है ये सदैव 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री को क्या कहते हैं हम लोग? समकोण। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो प्रश्न मैं पूछूंगा वो इसी से रिलेटेड है। जो समकोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। चलिए आगे देखते हैं, ये 9 प्रश्न हो गए। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो आपको बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, समबाहु त्रिभुज के कोणों का मान बताइए। समबाहु त्रिभुज, आपको मालूम है समबाहु क्या होता है, विषमबाहु क्या होता है और समद्विबाहु क्या होता है। सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है परीक्षा में। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर हों। विषमबाहु का त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो। समद्विबाहु त्रिभुज, द्वि यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, ये आप देख सकते हैं इसकी जो समबाहु त्रिभुज है इसकी सारी भुजाएं समान हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज यानी सारी भुजाएं समान है। तो समबाहु त्रिभुज के कोणों का मान आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज के कोणों का मान कितना हो सकता है? 90 45 45, 60 60 60, 90 60 30, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। इसका उत्तर क्या होना चाहिए आप बताइए। अब आप ये समझ सकते हैं कि अगर सारी भुजाएं समान हैं, ये भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, तो ये निश्चित है कि जो इनके सामने वाले कोण होंगे वो भी सब बराबर होंगे, क्योंकि ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये तीनों कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे होता है आपके समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे ये दोनों कोण, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके जस्ट सामने वाले कोण बराबर होंगे, ये आपको मालूम है। तो उसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर है तो इनके सामने वाले तीनों कोण बराबर होंगे, ठीक है। जब तीनों कोण बराबर हैं और आपको मालूम है
कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, ठीक है, और तीनों कोण बराबर हैं। तीनों कोण बराबर हैं तो तीनों कोण कितने कितने के हो जाएंगे, 60 60 60 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा, 60 60 60। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पर सही हुए हैं। दोस्तों बढ़ते हैं आज के विशेष प्रश्न की तरफ। आज के विशेष प्रश्न बताने के बाद मैं आपका रिजल्ट बताऊंगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, तो आप किस स्तर पर हैं। यहाँ पर आपके लिए जो प्रश्न है, एक घन जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। 100 वर्ग सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, 600 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आप हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए आपको आपका रिजल्ट बताते हैं। तो यहाँ पर आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि यदि आपके 0 से 5 उत्तर सही हैं, यानी अगर आपने 5 उत्तर तक सही किए हैं तो आपकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गणित की तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आपके 6 से 8 उत्तर सही हैं तो आपकी तैयारी सामान्य है और आप अधिक से अधिक अभ्यास जरूर करें। दोस्तों ऐसा इसलिए मैंने कहा है क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल के नहीं, ये सामान्य स्तर के प्रश्न हैं इसलिए। और अगर आपके 9 से 10 उत्तर सही हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, लेकिन अभ्यास लगातार करते रहें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने अपना उत्तर मिला लिया होगा, और आपके कितने सही हुए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर पाने के लिए डीएलएड, यूपीटेट और शिक्षक भर्ती का पूरा कोर्स पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।